प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के ABST पेपर फेस्ट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें 5 में से एक हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इस पर हम कई आयोजनों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अनुलाभों का मूल्यांकन टॉपिक में से एक टॉपिक है केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, यानी वैल्यूएशन ऑफ प्रिक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 5 ऐसे अनुलाभ होते हैं जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य माने जाते हैं, और यदि कर्मचारी साधारण श्रेणी का है तो उसके लिए ये 5 अनुलाभ कर मुक्त माने जाते हैं। तो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो 5 कर योग्य अनुलाभ हैं, उनमें से पहला है वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटी, यानी कार की सुविधा का मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों, कार की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए 3 परिस्थितियां बनती हैं। नंबर 1 है यदि कार नियोक्ता की हो या किराए की हो। नंबर 2 है यदि कार कर्मचारी की हो और कार के परिचालन संबंधी वे नियोक्ता वहन करता हो। और नंबर 3 है यदि अन्य वाहन, यानी कार के अलावा अन्य वाहन कर्मचारी का हो और उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नियोक्ता वहन करता हो। तो इन तीनों विभिन्न परिस्थितियों में सुविधा का यानी अनुलाभ का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहली परिस्थिति है कि यदि कार नियोक्ता की हो या किराए की हो। ये जो पहली परिस्थिति है, इसमें 4 उप परिस्थितियाँ बनती हैं, और इन विभिन्न उप परिस्थितियों में कार का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें नंबर 1 है कि यदि कार पूर्णतया कार्यालय उपयोग में आती हो, यानी जो कार नियोक्ता ने कर्मचारी को उपयोग के लिए प्रदान की है वो केवल कार्यालय संबंधी उपयोग में ही आ सकती हो, यानी कर्मचारी निजी उपयोग में नहीं ले सकता हो, तो ऐसी स्थिति में कार की सुविधा का मूल्यांकन यानी मूल्य 0 माना जाता है। अर्थात ये सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए भी कर मुक्त मानी जाती है। नंबर 2 है कि यदि कार पूर्णतया कर्मचारी के या उसके परिवार के सदस्यों के निजी उपयोग में आती हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस परिस्थिति में ये 3 प्रकार के व्यय होते हैं, उनका योग किया जाता है, और तीनों व्ययों के योग के बराबर जो राशि बनती है उसको हम कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य मानते हैं। 3 राशियाँ कौन कौन सी? नंबर 1 है कि कार के परिचालन संबंधी, यानी उसके चलाने संबंधी व्यय, जैसे कार का पेट्रोल है, डीजल है या अन्य ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नंबर 2 है कार के चालक का, यानी कार के ड्राइवर का पारिश्रमिक। और नंबर 3 है कि कार की मूल लागत का 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास। इन तीनों राशियों का योग करेंगे, जो योग बनता है उस राशि को हम कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कि यदि कार नियोक्ता की हो तो उस स्थिति में मूल्य ह्रास लिया जाता है। 3 में से 30 जो राशि है वो मूल्य ह्रास लिया जाएगा। और यदि कार किराए पर लेकर दी गई हो तो मूल्य ह्रास नहीं लिया जाएगा, उसके स्थान पर कार का जो किराया नियोक्ता द्वारा चुकाया गया है वो राशि ली जाएगी। इस प्रकार से 30 जो राशि है उसमें से 1 ली जाएगी। कार नियोक्ता की हो तो डेप्रिसिएशन, और कार यदि किराए की हो तो नियोक्ता द्वारा गत वर्ष में चुकाया गया कार का किराया। इस तरह से इन तीनों राशियों का योग करेंगे, और तीनों राशियों का जो योग बनता है उसको हम कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य मानेंगे। यदि नियोक्ता द्वारा कार के संबंध में कुछ राशि कर्मचारी से वसूल की गई हो
तो मूल्यांकित राशि में से कर्मचारी से वसूल की राशि को घटाकर शेष राशि को कार की सुविधा का रियायती दर पर कर योग्य मूल्य माना जाता है। तीसरी परिस्थिति बनती है इसमें कि यदि कार कार्यालय तथा निजी दोनों उपयोग में ली जाती है, यानी आंशिक कार्यालय उपयोग और आंशिक निजी उपयोग, तो इस स्थिति में मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसके लिए जो प्रोविज़न दिया गया है वो इस प्रकार से है कि इसमें भी दो स्थितियाँ बनती हैं, और वो बनती हैं कार के इंजन की क्षमता के आधार पर। यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं हो, और दूसरी परिस्थिति यदि कार के इंजन की कैपेसिटी यानी क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो। इसमें भी दो स्थितियाँ बनती हैं कि कार चालक रहित दी गई हो और दूसरी कार चालक सहित दी गई हो। यदि कार चालक रहित यानी बिना ड्राइवर कार की सुविधा दी गई हो तो 1.6 लीटर क्षमता तक की कार हो तो 1800 रुपये प्रति माह की दर से कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। और यदि कार के इंजन की क्षमता यानी कैपेसिटी 1.6 लीटर से अधिक हो तो 2400 रुपये प्रति माह की दर से कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरी स्थिति बनती है कि यदि कार ड्राइवर सहित यानी चालक सहित दी गई हो तो उस स्थिति में 1.6 लीटर से कैपेसिटी अधिक नहीं हो तो 1800 में 900 रुपये चालक के प्रति माह जोड़ दिए जाते हैं, तो 1800 के स्थान पर 2700 रुपये प्रति माह की दर से कार की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। और यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो तो 2400 रुपये प्रति माह में 900 प्रति माह ड्राइवर का पारिश्रमिक जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से 2400 प्लस 900 बराबर 3300 रुपये प्रति माह की दर से कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यदि इस परिस्थिति में यदि नियोक्ता जो कर्मचारी से कुछ राशि वसूल करता है तो वो इन निर्धारित दरों से ज्ञात की गई मूल्यांकित राशि में से वसूल की गई राशि को घटाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, अतः उस राशि को नहीं घटाया जाएगा। दी हुई दरों के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसी को कर योग्य मूल्य माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, चौथी परिस्थिति बनती है कि यदि नियोक्ता की एक से अधिक कारों का कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए निजी उपयोग करने की सुविधा प्रदान की गई हो। इस स्थिति में दी हुई सभी कारों में से एक कार की सुविधा का मूल्यांकन 1C के अनुसार यानी दी हुई दरों के आधार पर किया जाता है और शेष कारों का मूल्यांकन 1B के अनुसार अर्थात विभिन्न 3 प्रकार के विवरण के योग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब किस कार पर दरें लगानी है ये विकल्प कर्मचारी के लिए खुला रहता है, वो अपनी इच्छा से ऑप्शन का चयन कर सकता है। वो चाहे तो 1.6 लीटर क्षमता तक की कार का उपयोग दरों से करा सकता है और चाहे तो 1.6 लीटर से अधिक क्षमता वाली कार के रेट के आधार पर मूल्यांकन करवा सकता है। तो यदि वो 1.6 लीटर तक क्षमता कार का चयन करता है और कार यदि बिना चालक हो तो 1800 रुपये प्रति माह की दर से सुविधा मूल्यांकन किया जाएगा। और चालक सहित हो तो 1800 प्लस 900 यानी 2700 रुपये प्रति माह की दर से कार की सुविधा मूल्यांकन किया जाएगा। और यदि कर्मचारी द्वारा 1.6 लीटर से अधिक क्षमता वाले विकल्प का चयन किया गया हो तो उस स्थिति में कार यदि चालक रहित हो, बिना ड्राइवर हो, तो 2400 रुपये प्रति माह की दर से कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। और यदि ड्राइवर सहित हो, चालक सहित हो, तो 2400 प्लस 900 बराबर 3300 रुपये प्रति माह की दर से कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। और शेष सभी कारों की सुविधा का मूल्यांकन 1B के अनुसार अर्थात जो 3 विभिन्न व्यय हैं, परिचालन संबंधी व्यय और चालक का वेतन और डेप्रिसिएशन या कार का किराया, इन 3 राशियों का प्रत्येक कार के लिए अलग अलग योग किया जाएगा। इस तरह उनका मूल्यांकन किया जाएगा। फिर सभी कारों का जो मूल्यांकित राशि है उनका योग कर लिया जाएगा और उस राशि को कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाता है। दूसरी परिस्थिति बनती है कि यदि कार कर्मचारी की हो और कार संबंधी व्यय नियोक्ता वहन करता हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस बिंदु के अंतर्गत भी 3 परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 है यदि कार पूर्णतः कार्यालय उपयोग में आती हो तो ऐसी स्थिति में कार की सुविधा का मूल्य 0 माना जाता है, अर्थात कार की सुविधा कर मुक्त मानी जाती है। नंबर 2 है
कि यदि कार पूर्णतः निजी उपयोग में आती हो तो ऐसी स्थिति में कार के संबंध में गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा जो व्यय वहन किया गया है उस राशि को ही कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाता है। और तीसरी स्थिति बनती है कि यदि कार कार्यालय तथा निजी दोनों उपयोग में ली जाती है, अर्थात आंशिक कार्यालय उपयोग और आंशिक निजी उपयोग, तो इस स्थिति में नियोक्ता द्वारा जो राशि वहन की जाती है उसमें से तालिका की दरों के आधार पर कुछ राशि घटाई जाती है और शेष राशि को कार की सुविधा का योग्य मूल्य माना जाता है। इसमें ये परिस्थितियाँ बनती हैं कि यदि कार 1.6 लीटर से अधिक नहीं हो और चालक रहित हो तो उस स्थिति में नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि -1800 रुपये प्रति माह की दर से शेष जो राशि बचती है उसको कार की सुविधा का योग्य मूल्य माना जाता है। और यदि कार 1.6 लीटर से अधिक क्षमता की नहीं हो और चालक सही सुविधा प्रदान की गई हो तो उस स्थिति में नियोक्ता द्वारा वहन किया गया व्यय और -1800 + 900 यानी 2700 प्रति माह की दर से राशि घटाई जाएगी और शेष राशि को कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाएगा। यदि कार 1.6 लीटर से अधिक क्षमता की हो और चालक रहित हो तो नियोक्ता द्वारा वहन की राशि -120 रुपये प्रति माह घटा दिया जाएगा, शेष राशि को कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाएगा। यदि कार 1.6 लीटर से अधिक क्षमता की हो और चालक सही सुविधा प्रदान की गई हो तो उस स्थिति में नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि -2400 + 900 = 3300 रुपये प्रति माह की दर से राशि घटाई जाएगी और शेष राशि को कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी स्थिति बनती है यदि अन्य वाहन कर्मचारी का हो और वाहन के परिचालन संबंधी व्यय नियोक्ता वहन करता हो। इस बिंदु के अंतर्गत भी 3 परिस्थितियाँ बनती हैं। नंबर 1 है कि यदि अन्य वाहन पूर्णतया कार्यालय उपयोग में लिया जाता हो तो ऐसी स्थिति में अन्य वाहन की सुविधा का कर योग्य मूल्य 0 माना जाता है। नंबर 2 है यदि अन्य वाहन पूर्णतः निजी उपयोग में आता हो तो ऐसी स्थिति में अन्य वाहन के संबंध में गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा जो राशि खर्च की जाती है या वहन की जाती है उस राशि को ही अन्य वाहन की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाता है। यदि अन्य वाहन आंशिक रूप से कार्यालय के लिए और आंशिक रूप से निजी उपयोग में आता हो तो उस स्थिति में नियोक्ता द्वारा वहन की राशि में से 900 रुपये प्रति माह घटाकर शेष जो राशि बचती है उस राशि को अन्य वाहन की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कुछ बिंदुओं का स्पष्टीकरण देना मैं आवश्यक समझता हूँ। इसमें पहला स्पष्टीकरण ये है कि ये जो 3 परिस्थितियाँ हैं, 2 परिस्थितियाँ, इसमें 2 कौन सी? नंबर 1 है कि यदि अन्य वाहन कर्मचारी का हो और वाहन संबंधी व्यय नियोक्ता वहन करता हो, और दूसरी है यदि कार कर्मचारी की हो और नियोक्ता वाहन के परिचालन संबंधी व्यय नियोक्ता वहन करता हो। तो ऐसी स्थिति में यदि ये जो मूल्यांकित राशि है पूर्णतः निजी उपयोग है या आंशिक कार्यालय आंशिक निजी उपयोग हो तो ऐसी स्थिति में जो मूल्यांकित राशि है वो राशि कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान मानते हुए साधारण तथा विशेष सभी कर्मचारियों के लिए ये मूल्यांकित राशि कर योग्य मानी जाती है। अब कुछ स्पष्टीकरण और देने आवश्यक हैं। इसमें नंबर 1 है कि यदि प्रश्न में वाहन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई हो तो उस स्थिति में वाहन की सुविधा चालक रहित मानी जाती है। और दूसरा इसमें यह है कि यदि कार या अन्य वाहन की सुविधा घर से कार्यालय और कार्यालय से घर आने जाने के लिए प्रदान की गई हो तो इसको निजी उपयोग नहीं माना जाता है और कार या अन्य वाहन की सुविधा इस स्थिति में पूर्णतया कर मुक्त मानी जाती है। इस तरह से कार या अन्य वाहन की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। एक बात और बताना मैं उचित समझूंगा कि ये जो कार की सुविधा है ये केवल विशिष्ट कर्मचारी के योग्य मानी जाती है और साधारण के करमुक्त मानी जाती है। इसमें एक विशेष रूप से ध्यान ये रखना पड़ता है कि चालक के संबंध में सूचना है सवा प्रश्न में या नहीं है, इसमें विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है। एक वर्ग चालक सहित मानता है और एक वर्ग चालक रहित मानता है, लेकिन हमने चालक रहित वाला जो विकल्प है उसको उपयोग किया है क्योंकि सूचना के अभाव में हम किसी भी करदाता
का कर दायित्व नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि चालक सहित सुविधा मानी जाती है तो उसकी इनकम बढ़ जाती है, कर दायित्व बढ़ जाता है और ये आयकर नियमों का उल्लंघन समझा जाएगा। इसलिए मेरी समझ में चालक की सूचना के बाद में कार चालक की सुविधा चालक रहित ही मानी जाएगी, तो करदाता का कर दायित्व कम होगा, वो उसके हित में होगा और इस स्थिति में आयकर अधिकारी को भी किसी प्रकार आपत्ति नहीं होगी। इस तरह का विधान में व्यवस्था दी गई है। दूसरा इसमें आता है स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर या अदर डोमेस्टिक सर्वेंट की सुविधा का मूल्यांकन, यानी माली, फराश, चौकीदार या अन्य घरेलू नौकरी सुविधा का मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें विधान स्पष्ट संकेत करता है कि इन नौकरियों को गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा जो वेतन चुकाया जाता है उसी राशि को सुविधा का मूल्य माना जाता है। यानी स्वीपर को दिया गया वेतन सुविधा का कर योग्य मूल्य, वॉचमैन को दिया गया वेतन वॉचमैन सुविधा का कर योग्य मूल्य, गार्डनर को गत वर्ष में दिया गया वेतन गार्डनर सुविधा कर योग्य मूल्य, या अदर डोमेस्टिक सर्वेंट हो तो उसको नियोक्ता ने गत वर्ष में जो वेतन चुकाया उसी राशि को नौकरी की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाता है। इसमें एक अपवाद की स्थिति दी गई है कि यदि नियोक्ता के स्वामित्व वाले मकान के साथ मालिक सुविधा दी गई हो तो इस स्थिति में माली मकान का पार्ट माना जाता है और मकान की सुविधा ही कर योग्य मानी जाती है और मालिक की सुविधा अलग से कर योग्य नहीं मानी जाती है। और अन्य जो टोकन हैं वो मकान किराए को चाहे नियोक्ता को दोनों स्थितियों में उनकी सुविधा कर योग्य मानी जाती है और मालिक की सुविधा किराए के मकान के साथ में अलग से कर योग्य मानी जाती है और नियोक्ता के स्वामित्व वाला मकान हो तो इस स्थिति में मालिक की सुविधा कर मुक्त मानी जाती है। इस श्रेणी में तीसरा अनुलाभ आता है गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा। गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, इसका मूल्यांकन करने की दो परिस्थितियाँ दी गई हैं। नंबर एक है कि यदि गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा नियोक्ता द्वारा बाहरी एजेंसी से क्रय करके कर्मचारी को प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में गत वर्ष नियोक्ता द्वारा इन सुविधाओं के लिए चुकाई गई राशि को ही गैस, बिजली एवं पानी की सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाता है। और यदि नियोक्ता इन सुविधाओं के लिए बाहरी एजेंसी को गत वर्ष में भुगतान नहीं करता बल्कि स्वयं के साधनों से सुविधा प्रदान करता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा इन सुविधाओं की जो प्रति इकाई उत्पादन लागत है उसके आधार पर ही सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस श्रेणी में तीसरा अनुलाभ आता है, तीन हो गए। नंबर 4 आता है एजुकेशन फैसिलिटी यानी शिक्षा सुविधा, वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा सुविधा भी दो प्रकार से दी जा सकती है। नंबर 1 है यदि नियोक्ता स्वयं शिक्षण संस्था का संचालन नहीं करता है और कर्मचारी के परिवार के सदस्य या उसके बच्चे अन्य शिक्षण संस्था में अध्ययन करते हैं और इनके शिक्षा व्ययों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा शिक्षा सुविधा के रूप में चुकाई गई राशि को ही शिक्षा सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाता है। दूसरी स्थिति बनती है इसमें कि नियोक्ता स्वयं शिक्षण संस्था का संचालन करता है और कर्मचारी के परिवार के सदस्य या उसके बच्चे यानी पुत्र पुत्री ऐसी शिक्षण संस्था में निःशुल्क अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था स्थित हो उसी क्षेत्र में ठीक इसी प्रकार की अन्य शिक्षण संस्था में प्रति छात्र जो व्यय आता है उसी राशि को कर्मचारी के लिए इस सुविधा का यानी शिक्षा सुविधा का कर योग्य मूल्य माना जाता है। लेकिन इस स्थिति का एक अपवाद दिया गया है कि यदि कर्मचारी के बच्चे या भाई बहन नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में निःशुल्क अध्ययन करते हैं और ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा सुविधा का मूल्य 1000 रुपये प्रति माह प्रति छात्र से अधिक नहीं हो तो कर्मचारी के बच्चों यानी पुत्र पुत्री के लिए यह सुविधा कर मुक्त मानी जाती है। यदि 1000 प्रति माह से अधिक हो तो पूर्णतः कर योग्य और 1000 प्रति माह से अधिक नहीं हो तो पूर्णतः कर मुक्त माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्रेणी में 5वां और अंतिम अनुलाभ आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी परिवहन सुविधा या यातायात सुविधा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि नियोक्ता यातायात व्यवसाय में संलग्न हो अर्थात नियोक्ता के बसेज वगैरह ये चलते हैं, ट्रांसपोर्ट साधन चलते हैं और कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को उसमें निःशुल्क
यातायात की सुविधा यानी यात्रा की सुविधा प्रदान की गई हो, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा आम जनता से जो राशि किराए रूप में वसूल की जाती है, उसी राशि को कर्मचारी के लिए सुविधा का यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का कर योग्य मूल्य माना जाता है। परंतु इसका एक अपवाद दिया गया है कि रेलवे तथा एयरलाइंस द्वारा अपने कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान की गई यातायात की सुविधा करमुक्त बन जाती है। अर्थात ये सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए यानी साधारण और विशिष्ट सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करमुक्त मानी जाती है। इस प्रकार से हमने आज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यानी विशिष्ट कर्मचारी के लिए जो 5 अनुलाभ के योग्य होते हैं, नंबर 1 कार की सुविधा, नंबर 2 गैस बिजली पाने की सुविधा, नंबर 3 स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन इत्यादि नौकरियों की सुविधा, नंबर 4 एजुकेशन फैसिलिटी यानी शिक्षा सुविधा, और नंबर 5 ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी यातायात सुविधा। इनका किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है, यानी आयकर अधिनियम और आयकर नियमों में इनके मूल्यांकन के क्या नियम दिए गए हैं, इन पर चर्चा की है। मैं समझता हूँ यह चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और इससे लाभान्वित हों और अपने साथियों को भी वीडियो सुनने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बनाना हमारे लिए सार्थक होगा। इसी के साथ हम अगले जो थर्ड कैटेगरी अनुलाभ आते हैं, साधारण तथा विशेष सभी कर्मचारियों के अनुलाभ या सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ, इन अनुलाभों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा प्रिंसिपल
हो गया।